हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में हर साल आते हैं। और लगभग क्वेश्चन तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला प्रश्न जो है वो है आदर्श चक्रीय के चालन की वास्तविकता की युक्ति को कहते हैं। जो हमारा आदर्श चक्रीय का जो चालन है उसकी जो वास्तविकता है उसकी युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑटो इंजन। आदर्श चक्रीय चालन की जो वास्तविक युक्ति होती है उसको हम लोग ऑटो इंजन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो है कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊष्मा गिरते हुए ताप की दिशा में वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊष्मा गिरते हुए ताप की दिशा में कणों के आपस में वास्तविक गति के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचालित होते हैं वो कहलाती है। दोस्तों देखिए, जैसे एक वैसा प्रक्रिया बताना है जिसके द्वारा ऊष्मा गिरते हुए ताप की दिशा में कणों को आपस में वास्तविक गति से, यानी देखिए जैसे ये कोई छड़ है, ठीक है, और यहाँ पे आग स्टोव है, जैसे गैस है, स्टोव है, बर्नर जिसको जलाया जा रहा है, ये जल रहा है तो ये गर्म होगा। ठीक है, तो इसमें जो कण है, मान लीजिए छड़ यहाँ पे पहले गर्म होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो इसमें कणों की जो वास्तविक गति है वो वास्तविक गति के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचालित होती है। यानी यहाँ से मान लीजिए इस पृथ्वी पर जितने भी वस्तु हैं वो पदार्थ है, यानी कणों से मिलकर बने हुए हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कण होंगे, तो एक कण गर्म होगा तो फिर दूसरा कण गर्म होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे पूरे मतलब यहाँ से आते आते पूरा ये सब गर्म हो जाएगा। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं चालन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊष्मा का संचार वस्तु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वस्तु के गर्म कणों की गति के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें वैसी प्रक्रिया बताना है जिससे वस्तु के एक कण से, यानी कि वस्तु के एक कण से दूसरे बिंदु तक, यानी दूसरे बिंदु तक, और वस्तु के गर्म कणों की गति के कारण होती है। दोस्तों, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संवहन। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई बर्तन में, मान लीजिए यहाँ पे पानी गर्म किया जा रहा है, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे गैस की मदद से आग की मदद से इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो पानी का कण क्या होगा, नीचे तो गर्म होगा लेकिन ऊपर ठंडा होगा। ठीक है, तो ये जो पानी के कण है नीचे गर्म है, ठीक है, तो ये गर्म कण यहाँ से पानी के जो गर्म कण है वो ऐसे हट जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे आ जाएगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक कि बर्तन का पूरा पानी गर्म ना हो जाए। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है जब वाष्प सन्निहित होती है तो क्या होता है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है। क्या करती है? जब वाष्प सन्निहित होती है तो वो ऊष्मा उत्सर्जित करती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, यदि किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, यदि किसी उसकी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसकी अणुओं की मतलब बताना है, यदि किसी भी वस्तु को गर्म किया जाएगा तो उसकी जो अणुओं की चाल है वो बढ़ जाएगी, कि उस ऊर्जा कम हो जाती है, भार बढ़ जाएगा या फिर भार कम हो जाता है, क्या होता है ये बताना है। तो दोस्तों, अगर हम किसी भी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसकी भार जो उसके अणुओं की चाल जो है वो बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा, यानी कि जो विशिष्ट ऊष्मा है उसकी एसआई मात्रक क्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, संवेग एक राशि है, जो संवेग है वह कैसी राशि है। तो संवेग एक सदिश राशि है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल, यानी न्यूटन का जो गति होता है उसके तृतीय नियम, यानी न्यूटन का जो तृतीय नियम होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे करना हम लोग को, ये प्रश्न जो है वो बोल रहा है न्यूटन के गति के तृतीय नियम अनुसार तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि न्यूटन का जो गति का तृतीय नियम होता है वो क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो न्यूटन के गति का तृतीय नियम है वो होता है, जब दो पिंड संपर्क में आते हैं तब दोनों पिंडों द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए बल, यानी देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जब दो पिंड संपर्क में आते हैं, जब दो पिंड, या पिंड को हम लोग वस्तु भी बोल सकते हैं, पिंड संपर्क में आते हैं संपर्क में आते हैं तब दोनों पिंडों द्वारा एक दूसरे पर तब दोनों पिंडों द्वारा एक दूसरे पर एक दूसरे पर लगाया गया बल सदैव परिणाम के बराबर होता है। लगाया गया बल, अब स्थान नहीं है तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, लगाया गया बल सदैव परिणाम के बराबर होता है। तो वही यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध में बल कौन सा है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सदैव विभिन्न वस्तुओं पर लगते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, यदि यदि गति यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान का 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह गतिशील होगा, यानी गति करने के लिए एक स्वतंत्र किलोग्राम द्रव्यमान का 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह गतिशील होगा, यानी बताना है वो कि कितना किलोमीटर की चाल से, या कितना किलोमीटर की चाल से, या फिर कितना मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो गतिशील होगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी
1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से। यानी देखिए 1 किलोग्राम दिया हुआ है और उस द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। 1 किलोग्राम दिया हुआ है और उस पर 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो वह 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगा। ठीक है, न्यूटन का मात्रक है, यानी जो न्यूटन है उसका मात्रक क्या होगा, सॉरी जो न्यूटन किसका मात्रक है, यहाँ पे ये होना चाहिए न्यूटन जो है किसका मात्रक है। तो दोस्तों इसका उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, यानी बल तथा भार का। न्यूटन जो मात्रक है वो बल तथा भार का मात्रक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक शांत जलाशय में, यानी एक शांत जलाशय में कागज की नाव पलवन कर रही है। यदि पत्थर का एक टुकड़ा फेंक कर पानी में विक्षोभ उत्पन्न किया जाए तो नाव क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी, पीछे हट जाएगी, अपने स्थान पर आगे पीछे करती रहेगी, फिर अपने स्थान पर ऊपर नीचे करती रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपने स्थान पर ऊपर नीचे होती रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक अनुदैर्ध्य तरंग की रचना, एक जो अनुदैर्ध्य तरंग की रचना है वो कब होती है, केवल एक संपीड़न से होती है, केवल एक विरल से होती है, एक संपीड़न और एक विरलन से होती है, फिर एक श्रीग और एक गर्त से होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक संपीड़न तथा एक विरलन से होती है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न की जा सकती है। अनुदैर्ध्य तरंगें जो उत्पन्न किस में उत्पन्न की जा सकती हैं, केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल गैस में, या फिर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने के लिए टायरों में खांचेदार सतह बनाकर घर्षण का जो बल है खाली स्थान किया जाता है। सड़क पर देखिए, जो सड़क पर चलने के लिए जो टायर होते हैं, यानी जो बाइसाइकिल चाहे ट्रक के जो टायर होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, और उन टायरों के बीच में देखते होंगे कि इस प्रकार का कुछ खाली स्थान होता है, कहीं कहीं पे कुछ खाली स्थान होता है। तो जो खाली स्थान होता है वो बनाकर, वो जो कंपनी वाले बनाते हैं, वो घर्षण का बल जो है क्या करने के लिए बनाते हैं, अधिक करने के लिए, कम करने के लिए, अपरिवर्तित करने के लिए, फिर समाप्त करने के लिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घर्षण का बल अपरिवर्तित करने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम के गर्म किए बिना ही संचालित होती है। यानी दोस्तों देखिए, इस प्रक्रिया में हम लोग को ऊष्मा की वैसी प्रक्रिया को बताना है जिसमें ऊष्मा को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ना उसे गर्म करने की आवश्यकता होती है, ना संचालित होती है। तो बताना है कि कौन सा माध्यम है। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, यानी विकिरण के द्वारा। देखिए दोस्तों, जो हमारी सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य का जो प्रकाश है सन का, वो हम पृथ्वी तक यानी अर्थ तक विकिरण द्वारा ही आती है, और उससे आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर मान लीजिए वो संचालन या फिर संवहन के द्वारा, चालन या फिर संवहन के द्वारा है, तो उसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो जो प्रकाश की किरणें हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं, वो विकिरण द्वारा ही पृथ्वी तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 गुने, प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो विकिरण की जो चाल है वो भी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड ही होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस भी दोस्त को इसकी ज़रूरत हो उसके पास शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।